फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। पूरे एक्ट को हम कवर करेंगे एक शॉर्ट में विथ अमेंडमेंट्स। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम ट्रेड यूनियन एक्ट का पूरा एक्ट तो देखेंगे ही सेक्शन के साथ, इसके साथ साथ हम इसका हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। ये एक्ट क्यों आया पूरा बेसिक से हम जानेंगे। तो चलिए इस एक्ट को समझते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से कि क्यों ये एक्ट आया, इस एक्ट के पीछे की स्टोरी क्या थी। ठीक है, सब कुछ एकदम डिटेल्स में देखते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे तरीके से इस एक्ट को इस वीडियो में देखिए, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो ट्रेड यूनियन एक्ट के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी शॉर्ट में, आप वो देख सकते हैं। लेकिन वो शॉर्ट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स, तो ये एक्ट एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में। पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, लेकिन अमेंडमेंट्स आने से अब पूरे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है। और ये एक्ट आया था 1 जून 1927 को। इस एक्ट में 5 चैप्टर्स जो कि 33 सेक्शंस में डिवाइड हैं। देखा जाए तो एक्ट बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, लेकिन इस एक्ट में बहुत कुछ जानने के लिए है। ठीक है, ट्रेड यूनियन जिसे ब्रिटिश इंडियन कहते हैं और लेबर यूनियन जिसे अमेरिकन यूनियन कहते हैं, या फिर बेसिकली यूनियन। ठीक है, इंडिया में भी ट्रेड यूनियन कहते हैं हम। सो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ मेंबर्स मेनली वर्कर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सब मिल के आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं टू डेवलप क्लोज वर्किंग रिलेशन, ताकि एक अच्छा वर्किंग रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में बना रहे। ठीक है, इसके लिए ट्रेड यूनियन आया। ट्रेड यूनियन जो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था ट्रेड यूनियन का इंडिया में, वो 1918 में बना था, मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, मतलब इस एक्ट के आने के पहले ही एक्ट आया 1926 में, और 1918 में बना था मद्रास लेबर यूनियन। क्यों बना, क्या था, इसके पीछे का सारा स्टोरी डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहला एक्ट मद्रास लेबर यूनियन 1918 में आया। ठीक है, टू स्टॉप ब्रूटली एक्सप्लॉइटेशन एंड फोर्स्ड लेबर टू प्रोटेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। क्यों ये एक्ट आया, इसके पहले क्या हो रहा था? ब्रूटली एक्सप्लॉइटेशन, बुरी तरीके से शोषण हो रहा था और जोर ज़बरदस्ती काम कराया जाता था लेबर के साथ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लेबर्स की क्या हालत रही होगी। और प्रोटेस्ट कर सके लार्ज स्केल में, सब आपस में मिलके एक बड़े समूह में प्रोटेस्ट कर सके, क्योंकि एक कम समूह का प्रोटेस्ट और एक बहुत सारे लोगों का मिलके प्रोटेस्ट, दोनों में बहुत मैटर होता है। सो बड़े समूह में प्रोटेस्ट करने के लिए, ताकि उनको उनका हक मिल सके, इसलिए ये एक्ट आया। देयर वेयर 24 स्ट्राइक्स बिटवीन 1882 एंड 1819, 1882 और 1890 के बीच में बॉम्बे एंड मद्रास में 24 स्ट्राइक्स हुए, जिसमें 10,000 करके वर्कर्स जमा होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वर्कर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी गई थी। ना उन्हें ठीक से सैलरी मिलती थी, ना उनका वर्किंग आवर फिक्स था, ना उनका वेज फिक्स था। जैसा कि यहाँ पे वर्ड दिया गया है, ब्रूटली एक्सप्लॉइटेशन, बुरी तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था। ठीक है, सब लेबर्स ने, वर्कर्स ने आपस में मिलके डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब हमें एक एक्ट चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि स्ट्राइक कब से शुरू हुआ? 1882 से। ठीक है, और एक्ट आया कब? 1926 में। ठीक है, इतने साल बाद एक्ट आया, तो उतने बीच में क्या हालत रही होगी लेबर्स की। 24 स्ट्राइक्स हुए बॉम्बे में, जिसमें 10,000 करके आते थे वर्कर्स, फॉर बैड वर्किंग कंडीशन। उनका वर्किंग कंडीशन ही सही नहीं था। जहाँ पर हम काम करने जाते हैं सुबह उठ के, अगर वो जगह ही ठीक नहीं है काम करने का, तो कैसे कोई काम करने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा। फिर ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1921 में ये फोर्स्ड किया, वर्कर शुड हैव एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज यूनियन। 1921 में ILO ने ये कहा, और ये भी कहा कि जो यूनियन होगा वहाँ पे सिविल एक्शन एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का हक भी उन्हें दिया जाए। यूनियन जो होगी वो लीगल स्टेटस के साथ होगी, और उनके पास सिविल एक्शन लेने का भी हक होगा और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी हक होगा। और इन्हीं सब के चलते, इतना जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, ये हो रहा था, इन्हीं सब के चलते ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया में 1920 में।
ठीक है। सो वर्कर्स ने 1920 में ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसके वजह से 1921 में ILO ने ये कहा और 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट आ गया। और उसके पहले क्या क्या हुआ वो हमने सब देखा। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन आया, ठीक है। तो ये थी इस एक्ट के पीछे की हिस्ट्री, ये एक्ट को क्यों लाना पड़ा। अब हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियंस किस लिए बनाया गया, ये क्या हेल्प करते हैं वर्कर्स को। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट ट्रेड यूनियंस डू। ट्रेड यूनियन करते क्या हैं। सो ये निगोशिएट करते हैं पेमेंट एंड कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को लेके। किसे नेगोशिएट करते हैं, एम्प्लॉयर से। डिस्कस मेजर चेंजेस, कंसर्न्स, जो भी कंसर्न है, चिंता की बात है या फिर जो भी मेजर चेंजेस चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करके वर्क करते हैं। प्रोवाइड लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइस टू मेंबर्स एज वेल एज बेटर वर्किंग कंडीशन। लीगल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस अगर किसी मेंबर को चाहिए तो उसमें हेल्प करते हैं, अच्छा वर्किंग कंडीशन भी देते हैं। चेंजेस टू सोसाइटी, इनके आने के बाद से सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए हैं, क्या क्या, जैसे कि नेशनल मिनिमम वेजेस आया, एक मिनिमम वेजेस फिक्स्ड हुआ। वर्कर के सेफ्टी का ध्यान अब दिया जाने लगा। अबॉलिश चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को हटाया जा रहा है धीरे धीरे। लीव, कितने लीव, हॉलीडे वगैरह मिलेंगे। वर्किंग आवर्स क्या रहेगी। सिकनेस इंटाइटलमेंट, अगर किसी वर्कर की तबीयत खराब है तो क्या होगा। ये तो मैंने थोड़ी सी ही चीज़ें लिखी हैं, और भी कई सारी मतलब चेंजेस सोसाइटी को देखने मिली है ट्रेड यूनियन एक्ट आने के बाद। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये एक टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसका क्या मतलब होता है। यूनियन फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय एम्प्लॉयर, जो यूनियन एम्प्लॉयर से एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करके रखी है। कैन नेगोशिएट विथ एम्प्लॉयर, तो बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना लड़ाई झगड़े के एम्प्लॉयर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के उससे अगर नेगोशिएट कर लिया जाए, मतलब बाहर ही अच्छे तरीके से उससे बात कर लिया जाए कि हम दोनों आपस में एक अच्छा वर्किंग कंडीशन बनाकर रखेंगे। इसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, आपस में ही बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करना। ये एक्ट है, कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब हम इस एक्ट के अंदर चलेंगे, विथ सेक्शंस पूरे एक्ट को कवर करते हैं। जहाँ जहाँ चेंजेस है मैंने वो भी एक्ट में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनीशन, जो कि सेक्शन 2 में कवर्ड है। हर एक्ट का डेफिनीशन सेक्शन 2 में कवर्ड होता है। बहुत सारे डेफिनीशन हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर किए हैं। सबसे पहला है ऑफिस बेयरर, जो कि 2 सबसेक्शन बी में कवर है। ऑफिस बेयरर क्या होता है। ट्रेड यूनियन के हर वो मेंबर, ठीक है, जिन्हें एक स्पेशल अथॉरिटी मिली है, जिनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल्स निभाने का, वो ऑफिस बेयरर है। और ट्रेड यूनियन के मेंबर भी, बट नॉट ऑडिटर, ऑडिटर नहीं होंगे। ऑडिटर छोड़ के कोई भी मेंबर ऑफिस बेयरर हो सकता है। फिर 2 सबसेक्शन जी में है ट्रेड डिस्प्यूट, यानी किसी इंडस्ट्री की लड़ाई, ट्रेड डिस्प्यूट। सेम एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो हम डिफिनीशन ट्रेड डिस्प्यूट का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ते हैं, सेम ट्रेड डिस्प्यूट है। क्या होता है उस एक्ट में। एम्प्लॉयर का आपस में लड़ाई, एम्प्लॉयर वर्कमैन का लड़ाई, और वर्कमैन का लड़ाई, सबका आपस में लड़ाई जो होता है, इसे ही ट्रेड डिस्प्यूट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है 2 सबसेक्शन एच, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है फॉर्म्ड फॉर रेगुलेशन रिलेशन बिटवीन। ट्रेड यूनियन क्यों बनाया गया है, ताकि एक रेगुलेशन यानी लॉ के तरफ से एक रिलेशन मेंटेन हो सके वर्कमैन एम्प्लॉयर, वर्कमैन एम्प्लॉयर के बीच। लड़ाइयाँ सिर्फ वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच ही नहीं होती है, वर्कमैन के बीच भी होती है और एम्प्लॉयर के बीच भी होती है। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए, एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन का यही मतलब है। इंक्लूड्स फेडरेशन ऑफ 2 और मोर TU। मैंने पूरे एक्ट में आगे ट्रेड यूनियन को शॉर्ट में TU लिखा है। यहाँ पे फेडरेशन 2 या उससे ज़्यादा ट्रेड यूनियन का भी बन सकता है, उन्हें भी ट्रेड यूनियन में लेंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। अब ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की तरफ हम चल रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करेगा कौन, रजिस्ट्रार, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे एक पर्सन को एज अ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। एक पर्सन को वो रजिस्ट्रार बना सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो वो और भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। फिर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4, एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ TU, ट्रेड यूनियन के 7 या उससे ज़्यादा मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब 7 का सिग्नेचर लगेगा, 7 मिलके करेंगे एक साथ काम, ठीक है। ट्रेड यूनियन अकॉर्डिंग टू एक्ट, जो भी एक्ट का रूल को फॉलो करते हुए 7 मेंबर मिलेंगे और मिलके ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन, मतलब एक नया यूनियन बन रहा है तो उसके लिए 7 मेंबर अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 10%
और 100 वर्कमैन विच एवर इज लेस, या तो 10% ऑफ वर्कमैन, टोटल वर्कमैन, या फिर पूरे 100 वर्कमैन, इन दोनों में जो भी लेस रहेगा, कम रहेगा, इंगेज्ड और एम्प्लॉयड कनेक्टेड इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का बात हो रहा है उस इंडस्ट्री में ये 10% या 100 वर्कमैन जो भी रहेंगे लेस, वो उस इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट में हो या उस इंडस्ट्री से इंगेज्ड हो, आर द मेंबर्स ऑफ सच ट्रेड यूनियन ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये मेंबर्स, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स जो भी बनना चाहेंगे, उनमें कुछ मेंबर्स कौन, 10% या 100 वर्कमैन, वो उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड होने चाहिए जिस डेट को एप्लीकेशन जा रहा है उस दिन। आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन सम में डिसएसोसिएट, नॉट गिव इफेक्ट, और एक बार एप्लीकेशन चला गया, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद अगर मेंबर्स कम हो जाएं, ये 10% या 100 अगर कम हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस टाइम पे एप्लीकेशन जा रहा है रजिस्ट्रेशन का, उस टाइम पे ये होना कंपलसरी है और 7 मेंबर ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5। सो एप्लीकेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा वो देखते हैं। नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ मेंबर्स मेकिंग एप्लीकेशन, प्लेस ऑफ वर्क। सो जो भी मेंबर एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनका नाम, ऑक्यूपेशन क्या काम कर रहे हैं, एड्रेस, प्लेस ऑफ वर्क किस जगह काम कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी एप्लीकेशन में। नेम ऑफ टीयू, ट्रेड यूनियन का जो भी एक नाम गया है, हर एक ट्रेड यूनियन का एक नाम होता है, ठीक है, सो ट्रेड यूनियन का नाम रहेगा। एंड हेड ऑफिस एड्रेस, किस जगह वो रजिस्टर्ड रहेगा वो ट्रेड यूनियन, उसका एड्रेस। ऑफिस बेयरर इन्फो, यानी किस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, कौन मेन पर्सन होगा, सो ऑफिस बेयरर का इन्फॉर्मेशन। टीयू इज एग्जिस्टिंग मोर देन 1 ईयर, सपोज एक ट्रेड यूनियन 1 साल से ज़्यादा से काम कर रहा है लेकिन अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन के पहले 1 साल हो गया उसे, अगर ऐसा है और वो 1 साल बाद जा रहा है रजिस्ट्रेशन लेने, तो उसको अपना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का स्टेटमेंट देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रोविजंस, सेक्शन 6। सो कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली टू गेट रजिस्टर्ड, अगर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड होना है तो उसे क्या क्या रूल्स, क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, एक नेम रखना पड़ेगा, और ऐसा नेम रखना है जो और किसी ट्रेड यूनियन का नेम ना हो, क्योंकि अगर सेम नाम हुआ तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेड यूनियन, किस ऑब्जेक्ट से ये ट्रेड यूनियन बन रहा है। पर्पस ऑफ फंड, जो फंड आएगा ट्रेड यूनियन में वो कैसे यूज़ होगा। लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड ऑफिस बेयरर एंड इंस्पेक्शन फैसिलिटी, कितने मेंबर होंगे, ऑफिस बेयरर कौन होगा, सबका लिस्ट जाएगा, और इन सब का इंस्पेक्शन फैसिलिटी कहाँ से मिलेगा, अगर जांच करनी हो इन सब की तो उसका इन्फॉर्मेशन। पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स नॉट लेस देन, फिर हर साल मेंबर्स को उस फंड में, कुछ ट्रेड यूनियन के फंड में कुछ पैसे डालने पड़ेंगे, कितने पैसे, सो इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा में भी हो सकता है। कितना, ₹1 पर एनम, पर एनम का मतलब होता है हर साल, हर साल में ₹1 जाएगा अगर रूरल वर्कर हो, रूरल यानी गांव के वर्कर। फिर ₹3 पर एनम अगर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो, और ₹12 पर एनम अगर अदर वर्कर्स हो, ठीक है, ये करके वो लोग फंड में डालेंगे। ऑफिस बेयरर, और जो ऑफिस बेयरर होगा ना वो हर 3 साल में चेंज होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन से नए ऑफिस बेयरर को चूज़ किया जाएगा, अगर वो ऑफिस बेयरर सही है तो री इलेक्शन भी, मतलब उसे री इलेक्टेड भी किया जा सकता है, लेकिन हर 3 साल में होगा इलेक्शन। फिर नेक्स्ट है नेम ऑल्टरेशन, ठीक है, सेक्शन 7। इफ़ आइडेंटिकल ट्रेड यूनियन नेम, सेम नेम हुआ अगर 2 ट्रेड यूनियन का, तो नेम में भी अल्टर, या तो नेम चेंज कर लो या फिर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इन सेक्शन 8, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर MCQ बनता है, तो सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन। इफ़ रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड, सारा सब कुछ ठीक है, रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड हो गया तो शैल रजिस्टर ट्रेड यूनियन, वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड कर देगा बाय इंटरिंग इन रजिस्टर, अपने रजिस्टर में नाम लिख लेगा, वो रजिस्टर कर देगा। एज बॉडी कॉर्पोरेट, और लीगल स्टेटस भी उसे दे देगा। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है एक कंपनी के जैसे उसे रजिस्टर कर देगा, और लीगल स्टेटस में वो आ जाएगा। सेक्शन 10 बताता है सर्टिफिकेट कैंसिल्ड, सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन का। इफ़ फ्रॉड और मिस्टेक, अगर गलत तरीके से लिया गया हो सर्टिफिकेट तो वो कैंसिल भी हो सकता है। फिर 11 नंबर सेक्शन बताता है रजिस्ट्रार रिफ्यूज़, अगर रजिस्ट्रार वैलिड रीज़न है तब भी रिफ्यूज़ कर दे तो जो अग्रीव पार्टी है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। फिर
जो अकाउंट बुक होगा ट्रेड यूनियन का वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं ऑफिस बेयरर और उसके मेंबर्स, सेक्शन 20। फिर सेक्शन 21 बताता है पर्सन 15 ईयर्स ऑफ एज मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, कम से कम 15 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए तभी ट्रेड यूनियन के मेंबर होंगे। और अगर ऑफिस बेयरर बनना है ट्रेड यूनियन में तो 18 साल का एज होना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिस बेयरर के लिए 18 और ट्रेड यूनियन का मेंबर होने के लिए 15 ईयर्स ऑफ एज। तो एमसीक्यू के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड्स स्पेंट, जो जनरल फंड्स जमा होगा ट्रेड यूनियन का वो कहाँ खर्च किया जाएगा, सेक्शन 15। सो पेमेंट ऑफ सैलरी, अलाउंस, एक्सपेंसेस, जो भी सैलरी अलाउंस एक्सपेंसेस होंगे किनके, मेंबर्स या फिर ऑफिस बेयरर के, ठीक है। ओबी का मतलब है ऑफिस बेयरर, सो इनके सैलरी अलाउंस एक्सपेंसेस में खर्च होंगे। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड फंड, जो भी अकाउंट्स होगा और फंड्स होगा उसका जो ऑडिटिंग कराया जाएगा सो उसमें पैसे खर्च होंगे। ये सब पैसे फंड से जा रहे हैं, ट्रेड यूनियन के फंड से। प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग अगर किसी मेंबर का हो रहा है, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट, अगर किसी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट हुआ तो उसमें जो खर्च लगेगा। कंपनसेशन फॉर लॉस, ट्रेड डिस्प्यूट में जो लॉस हुआ उसका कंपनसेशन का पैसा। डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस, एक्सीडेंटल, फनेरियल, डिपेंडेंट, जनरल फंड, अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसी भी वजह से हो तो वो फंड मेंबर और ऑफिस बेयरर पे लगाया जा सकता है उस फंड का पैसा। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी फंड फॉर पॉलिटिकल 16। ट्रेड यूनियन ये राइट देता है कि उसके मेंबर अगर चाहें तो वो अपने सिविल राइट के लिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल के लिए मेंबर्स में खड़े हो सकते हैं। तो होल ऑफ कैंडिडेट या एनीवन अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है और वो जो भी मीटिंग करेगा, मेंटेनेंस करेगा, सो उसका जो फंड होगा वो फंड यूज़ कर सकता है। अ मेंबर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट, कोई मेंबर अगर अपने फंड का पैसा नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहता तो वो एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, ये उसका मन है। अगर वो फंड में पैसा नहीं देना चाहता कोई बात नहीं है, उसे भी मेंबर रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई मेंबर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए फंड का पैसा यूज़ होगा, उसके मीटिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, हर चीज़ के लिए। फिर रिटर्न, सेक्शन 28। रिटर्न का मतलब होता है फॉर्म फिलअप करना, पूरे साल भर का जो भी कुछ हुआ। सो ऑडिटेड स्टेटमेंट, जो ऑडिट हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट, ऑल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, जो भी इनकम या खर्चा हुआ उन सब का स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को फॉर्म फिलअप किया जाएगा ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। एनी अल्टरेशन फील 15 डेज, और 31 दिसंबर के बाद अगर कुछ उसमें चेंजेस करना हुआ तो और 15 डेज का टाइम मिलेगा। ये रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ बेयरर्स। बेयरर्स जो हैं ऑफिस बेयरर, उनको कब डिसक्वालिफिकेशन किया जाएगा, सेक्शन 21 सबसेक्शन ए। अगर वो 18 साल के नहीं होते हैं या फिर उन्हें कन्विक्ट किया गया हो, जेल में डाला गया हो। दिस डिसक्वालिफिकेशन फॉर 5 ईयर्स, तो 5 साल तक उन्हें ऑफिस बेयरर नहीं बनाया जाएगा। नॉट लाइबल टू पनिश्ड अंडर सेक्शन 120B ऑफ IPCC ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन रिलेटेड किसी मैटर में वो लोग गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें 120B ऑफ IPCC के तहत सज़ा नहीं मिलेगी और दूसरी सज़ाएं मिलेंगी। फिर नेक्स्ट है चेंज इन नेम, सेक्शन 23 एंड 25। अगर ट्रेड यूनियन का नेम चेंज करना है तो कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 मेंबर, जितने भी मेंबर है ट्रेड यूनियन के उसके 2/3 मेंबर्स का कंसेंट लगेगा, ठीक है। नोटिस सेंड टू रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना पड़ेगा जो कि साइंड होगा विथ सेक्रेटरी एंड 7 मेंबर्स। इसमें जितने भी नोटिस जाएंगे रजिस्ट्रार को जिस चीज़ के लिए भी, उसमें सेक्रेटरी का साइन और 7 मेंबर्स का साइन होगा ही। इफ़ नेम सेम एज अदर, रजिस्ट्रार रिफ्यूज़, अगर फिर से नाम सेम हुआ दूसरे ट्रेड यूनियन के जैसा तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर देगा। न्यू नाम के लिए 2/3 मेंबर का कंसेंट लगेगा। अमलगमेशन, अगर 2 ट्रेड यूनियन को आपस में मिलना है, 2 ट्रेड यूनियन मिलके एक बड़ा ट्रेड यूनियन बनना चाहते हैं तो सपोर्ट लगेगा 50 मेंबर्स का, 50% मेंबर्स का सपोर्ट, और उसके लिए वोट करना पड़ेगा 60% मेंबर्स को, तब वो अमलगमेशन हो सकता है। नोटिस सेम रजिस्ट्रार को वैसे ही भेजना पड़ेगा जो कि सेक्रेटरी और 7 मेंबर साइन करेंगे अमलगमेशन के लिए भी। फिर नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सेक्शन 27। ट्रेड यूनियन बंद अगर होना चाहे तो सेम नोटिस भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, वही सेक्रेटरी और 7 मेंबर साइन करेंगे। विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर में भेजना पड़ेगा। और जो भी ट्रेड यूनियन का फंड है ना
वो अगर रूल में इन लोगों ने लिखा है किस तरीके से पैसे बटेंगे तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो इक्वल जितने भी मेंबर है सब में वो फंड का पैसा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड यूनियन बंद होगा। अब आगे हम देखते हैं पेनल्टी। दोस्तों लास्ट टॉपिक पेनल्टी कवर करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड नोट्स या एमसीक्यू या और भी कोई एक्ट के नोट्स एमसीक्यू चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के साथ साथ आप हमसे हमारे और भी पेजेस में जुड़ सकते हैं जहाँ आपको डेली नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सो पेनल्टी जो कि कवर्ड है सेक्शन 31 एंड 32 में, अगर फेलियर हो जाता है टू सबमिट रिटर्न, जो मैंने अभी आपको रिटर्न बताया था वो नहीं भरते हैं तो ऑफिस बेयरर को फाइन लगेगा। अगर ऑफिस बेयरर नहीं है तो जितने भी मेंबर हैं सबको 5 रुपये करके फ़ाइन भरना पड़ेगा। और अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस चल ही जा रहा है, रिटर्न नहीं भर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट अगर कंटिन्यूस है तो 5 रुपये करके हर हफ्ता देना पड़ेगा हर मेंबर को, लेकिन नॉट मोर देन 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ से ज़्यादा फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट 50 है। विलफुल्ली फॉल्स एंट्री, अगर जानबूझ के फॉल्स एंट्री किया गया, ओमिशन कुछ छुपाया गया, तो 500 रुपये का फ़ाइन लगेगा। ये है ट्रेड यूनियन के अंदर में पेनल्टी। सो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, अ ट्रेड यूनियन कैन बी फॉर्म्ड विथ मिनिमम डैश नंबर्स ऑफ मेंबर्स। इतने मेंबर तो मिनिमम चाहिए ही, तभी ट्रेड यूनियन फॉर्म हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में जो भी आंसर आपको लगता है उसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं सबका आंसर चेक करूँगी। अगर आपने वीडियो कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है तो आपको ज़रूर इसका आंसर आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरीके के और भी एक्ट और एमसीक्यूज़ मिलते रहें। ठीक है, आपको केस लॉज वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी नए एक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें बता सकते हैं। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत है, कहीं डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम वहाँ पे आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और जो मैंने एमसीक्यू पूछा है उसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं।